चलो, तो कैसे हैं सब लोग। आज एग्जाम स्पेसिफिक एनसीईआरटी में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। इससे पहले पिछली क्लास के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फर्स्ट 3 डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, नेमली द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूं, बिकॉज ये जो है हमें टाइम पीरियड्स सारी की सारी डायनेस्टीज के, इंक्लूडिंग द स्लेव, इंक्लूडिंग द खिलजीज, द तुगलक्स, द सैयद्स एंड द लोदीज, ये हमारे फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो पिछली क्लास के अंदर मैंने कई बार इस बात का जो है वो जिक्र किया है कि आपको इनके अलावा भी आगे जब हम मुगल एम्पायर देखेंगे, उनके रूलर्स खास करके फ्रॉम बाबर टू औरंगजेब, ये आपको टाइम पीरियड्स के साथ याद होने चाहिए। एंड एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो 2 डायनेस्टीज हमारी सबसे इंपॉर्टेंट, द मौर्याज एंड द गुप्ताज, इनके रूलर्स के एंड इन डायनेस्टीज के टाइम पीरियड आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। एक बार फिर से यहां पे हम देख लेते हैं अबाउट द दिल्ली सल्तनट्स एम्पायर्स। सबसे पहले अगर हम बात करें, वी सी द स्लेव डायनेस्टी। लास्ट क्लास के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 1206 से लेके 1290 सीई के बीच में देखने को मिलती है हमें द स्लेव डायनेस्टी। एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे यूपीएससी के अंदर इंस्क्राइब्ड है, उसमें हमें देखने को मिलता है 4 मेन रूलर्स हमें स्लेव डायनेस्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, नेमली कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड घियासुद्दीन बलबन। इनके अलावा भी रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे ये 4 रूलर्स हमें याद रखने हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं द खिलजीज, जिनको कई बुक्स के अंदर खलजीज भी जो है वो कहा गया है। इनका टाइम पीरियड हम पहले भी बात कर चुके हैं, इट वॉज द शॉर्टेस्ट लिविंग डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। 1290 सीई से लेके 1320 सीई के बीच में हमें इनका टाइम पीरियड जो है वो देखने को मिलता है। जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इस डायनेस्टी की जो है वो स्थापना की थी, एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द खिलजीज वाज अलाउद्दीन खिलजी। 20 इयर्स का रेन हमें देखने को मिलता है 1296 से लेके 1316 सीई के बीच में। लास्ट क्लास में काफी कुछ हमने डिस्कस किया था उनके मार्केट एंड प्राइस कंट्रोल रिफॉर्म्स के बारे में, उनके दाग एंड चेहरा सिस्टम के बारे में, एंड उनकी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी के बारे में भी। इसके अलावा आगे अगर हम देखें, तुगलक डायनेस्टी तक हम पिछली क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके थे। तुगलक्स का रेन हमें देखने को मिलता है फ्रॉम 1320 टू 1414 CE. This was the longest serving dynasty of the Delhi Sultanate. सबसे लंबे टाइम पीरियड तक हमें तुगलक्स ही जो है वो देखने को मिलते हैं। घियासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की थी हमने लास्ट क्लास में, जिन्होंने तुगलकाबाद शहर को जो है वो फाइंड आउट किया था एंड एस्टैब्लिशमेंट की थी उसकी। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक द इंटेलिजेंट फूल, हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। उन्होंने ट्राई किए काफी सारे रिफॉर्म्स लाइक टोकन करेंसी, शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, जो कि डिसाइसिवली फेल हो जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद द स्टॉन्च रूलर फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो हमने बात की थी, एंड हमने फॉल के बारे में भी बात की थी तुगलक डायनेस्टी की, कैसे तैमूर लंग के इन्वेजन्स जो कि हमें 1398 के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद दिल्ली सल्तनत जो है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, तुगलक डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन की तरफ चली जाती है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है द सैयद डायनेस्टी, दे वर नोबडी एल्स बट द वेसल्स और ऑफशूट्स ऑफ द टिमुरिड एम्पायर, जिसको हम तैमूर के नाम से जानते हैं। उनके एम्पायर को हम द टिमुरिड एम्पायर कहते थे। इनका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है फ्रॉम 1414 टू 1451 CE. This was the second shortest living dynasty of the Delhi Sultanate. 37 years का रूल हमें देखने को मिलता है सैयद्स का। एंड इसके बाद जो लास्ट में हमें देखने को मिलते हैं, those were the Lodhis. The Lodhi dynasty which was established by Behlol Lodhi. 1451 से लेके 1526 CE के बीच में इनका रेंज जो है हमें देखने को मिलता है लोधी डायनेस्टी का। ये सारे के सारे जो टाइम पीरियड्स हैं आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। जब हम मुगल्स की तरफ बढ़ेंगे तब भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे कि हमें कौन कौन से रूलर्स का क्या क्या टाइम स्पैन देखने को मिला। अगर मैं वैसे आपको बताऊं,
बाबर हमें 1526 से 1530, हुमायूं 1530 टू 1540, देन अगेन इन 1555 टू 1556, बिकॉज बीच के 15 साल में हमें सूर एम्पायर जो है वो देखने को मिलता है, विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय शेर शाह सूरी। उसके बाद 1556 से लेके 1605 जलालुद्दीन अकबर, अकबर द ग्रेट, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, इनका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। देन 1605 से 1627 जहांगीर का रेन हमें देखने को मिलता है। 1627 से 1658 हमें शाहजहां का रेन जो है वो देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट द लास्ट नोटिसेबल और द इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, आलमगीर औरंगजेब, 1658 से लेके 1707 सीई तक इनका रेन हमें देखने को मिलता है। तो ये टाइम पीरियड्स याद होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास करके। फिलहाल स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इस तरह से हमें पांचों डायनेस्टीज देखने को मिलती हैं। स्लेव्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, खिलजीज के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, तुगलक्स के बारे में भी बात कर चुके हैं, तैमूर के इन्वेजन के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। खिज्र खान जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, ही वाज नोबडी एल्स बट अ गवर्नर ऑफ तैमूर ओनली, जो कि सैयद डायनेस्टी की जो है वो स्थापना करते हैं। सैयद तक आते आते दिल्ली सल्तनत जो है वो सिर्फ एक ऑफशूट या फिर वेसल बन के रह गया था टिमुरिड एम्पायर का। तो आज सैयद्स एंड लोदीज के बारे में जो है हम बात करेंगे। एंड इसके बाद द एडमिनिस्ट्रेशन, द कल्चर, द आर्किटेक्चर एंड द टोटल डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में जो है हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सैयद डायनेस्टी से हमें क्या क्या देखने को मिला दिल्ली सल्तनत के अंदर। सैयद्स की अगर बात करें, जैसा कि मैंने कहा, they were nothing else but the offshoots of the Timurids only, founded by Khizr Khan, governor under Taimur Lang. Vassals of Taimur ruled as governors under Taimur's successors, known as Timurids. Timurid empire जो है तैमूर के एम्पायर को कहा जाता था। वीक सेंट्रल अथॉरिटी, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है तैमूर के अंडर ही आप काम कर रहे हैं, तो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी हमें देखने को नहीं मिलती अब दिल्ली सल्तनत की, जैसा कि हमें देखने को मिल रहा था अलाउद्दीन खिलजी के रेन के दौरान, जैसा कि हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के रेंज के दौरान। एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के अंदर जो है पूरा का पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट वो काम कर रहा था। बट यहाँ पे टेरिटरीज का भी लॉस हुआ एंड सेंट्रल अथॉरिटी भी वीक होनी शुरू हो गई थी। अगर हम एक बार नजर डालें इनके एम्पायर के एक्सटेंट की तरफ, वहीं से आपको बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से यहां पे एक बार आप देखिए हमें किस तरह का मैप देखने को मिला था तुगलक डायनेस्टी के रेन के दौरान। अगर हम थोड़ा सा एरिया उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ एंड सम पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अगर हम छोड़ दें, तो ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज अंडर द रूल ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। बट जैसे ही हमें सैयद्स देखने को मिले, ध्यान से देखिएगा, अब सैयद्स के टाइम पीरियड तक सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, यहीं तक दिल्ली सल्तनत सिमट के रह गया था। इस वजह से हम कहते हैं कि तुगलक डायनेस्टी के बाद से डिक्लाइन का फेज दिल्ली सल्तनत का शुरू हो चुका था। रूलर्स की अगर बात करें, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन आलम शाह, ये चार रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। तारीख ए मुबारक शाही जो है जो लिखी गई थी हमें देखने को मिलती है, कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल, वो हमें मुबारक शाह के रेन के दौरान की ही देखने को मिलती है। सैयद डायनेस्टी जो हम लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा खिज्र खान वाज द फाउंडर एंड कंट्रोल्ड द रीजन्स ऑफ दिल्ली एंड पंजाब। मुबारक शाह ट्राइड टू स्ट्रेंथन द रूल एंड बिल्ट द सिटी ऑफ मुबारकाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है, मुबारक शाह के बारे में दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने को मिलती है, मुबारकाबाद शहर की इस्टेब्लिशमेंट एंड द तारीख ए मुबारक शाही विच वाज रिटन बाय याहिया बिन सिरहिंदी हमें देखने को मिलता है। लास्ट क्लास में जो है हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। तारीख ए मुबारक शाही, याहिया अहमद सिरहिंदी ने जो है ये किताब लिखी थी, अ कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकल ऑफ मुबारक शाह, द रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े, हमें देखने को मिलते हैं मोहम्मद शाह लॉस्ट टेरिटरी टू राजपूत्स एंड जौनपुर रूलर्स। शेरकी डायनेस्टी का जो है हमें राइज देखने को मिलता है जौनपुर के अंदर, जब वो मोहम्मद शाह को जो है वो हरा देते हैं। राजपूत्स ऑल्सो गेन डोमिनेंस वंस अगेन आफ्टर द फॉल ऑफ पृथ्वीराज, हमें देखने को मिलता है एक बार फिर से राजपुताना किंगडम्स का जो है वो राइज इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है।
एंड लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451, काफी शॉर्ट लिव्ड इनका रेन हमें देखने को मिलता है। वीक रूलर, अबैंडन्ड दिल्ली एंड बहलोल लोदी टुक ओवर। बदायूं की तरफ जो है ये भाग गए थे एंड बहलोल लोदी जो कि हमें देखने को मिलते हैं लोदी डायनेस्टी के फाउंडर, वो जो है एस्टैब्लिश करते हैं द लोदी डायनेस्टी। द लास्ट रूलर अलाउद्दीन आलम शाह abandoned Delhi and moved to Badaun. Behlol Lodi took control in 1451, establishing the लोदी डायनेस्टी। अब लोदी डायनेस्टी की अगर बात करें, आखिरी डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है। सिकंदर लोदी एंड बहलोल लोदी ने ट्राई जरूर किया कुछ पार्ट्स को दोबारा से वापस दिल्ली सल्तनत के अंदर लाने में, दिल्ली सल्तनत को एक बार फिर से उस स्टेज तक पहुंचाने में जहां पे हमें अलाउद्दीन के समय पे, जहां पे हमें तुगलक डायनेस्टी के समय पे देखने को मिला, बट ऐसा वो कर नहीं पाए। हालांकि जौनपुर को वापस से एनेक्स कर लिया गया था शर्की डायनेस्टी को खत्म करके बाय बहलोल लोदी, बट बाकी ज्यादा बड़े रीजन से कैप्चर नहीं कर पाए। एंड द फाइनल नेल इन द कॉफिन फॉर द दिल्ली सल्तनत केम इन द फॉर्म ऑफ बाबर, हु यूज्ड गन पाउडर एंड टुक द टोटल चार्ज, एंड दिल्ली सल्तनत जो है उसके बाद पूरी तरह से खत्म हो जाती है। 1526 द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की हम बात कर, उस तरफ बढ़ने से पहले आगे देख लेते हैं बहलोल लोदी एंड सिकंदर लोदी के बारे में। बहलोल expanded territory, suppressed the nobles and annexed the region of Jaunpur, ending the Sharki dynasty. आगे सिकंदर लोदी moved the capital to Agra, promoted agriculture, built roads and improved the administration. तो ये हमें देखने को मिलता है कुछ जो regions ऐड हुए वापस से दिल्ली सल्तनत के अंदर बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स फ्रॉम बहलोल लोदी एंड सिकंदर लोदी। बट आखिरी हमें देखने को मिलते हैं इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के बीच में, जिनको बाबर ने पहले पानीपत के बैटल में जो है वो हरा दिया एंड पूरी तरह से अब दिल्ली सल्तनत खत्म होके मुगल एम्पायर की स्थापना होती है। Faced rebellion from nobles, defeated by Babur in 1526 in the first battle of Panipat. बाबर इसके बाद 1527 में राणा सांगा को भी जो है वो हराते हैं खानवा के बैटल के अंदर। दोनों ही बैटल्स में हमें जो डिसाइसिव फैक्टर देखने को मिलता है दैट इज द यूज ऑफ गन पाउडर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल किसने और कब किया था। द आंसर इज बाबर इन द बैटल्स ऑफ पानीपत एंड द बैटल ऑफ खानवा 1526 एंड 1527 रिस्पेक्टिवली। फिलहाल ये जो है हमारी डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती हैं। लोदी डायनेस्टी के बारे में थोड़ी और बात करें, इब्राहिम लोदी ऑटोक्रेटिक एंड अनपॉपुलर रूलर डिफीटेड बाय बाबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। इसके बाद से हमें 1526 से लेके 1858 तक मुगल एम्पायर इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि 1707 तक ही मुगल एम्पायर अपने पीक पर था टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब। बात करेंगे इनके बारे में जब हम मुगल एम्पायर की तरफ बढ़ेंगे, डिटेल के अंदर बात होगी कि कौन कौन से हमारे मेन रूलर्स हमें देखने को मिलते हैं। अकबर द ग्रेट, शाहजहां, जहांगीर एंड आलमगीर औरंगजेब, सबके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल यहां पे आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किस टाइप का हमें देखने को मिलता था दिल्ली सल्तनत के अंदर, बिकॉज पांचों डायनेस्टीज जो हमने कवर कर ली है। अब जो हमारी बात होगी दैट विल बी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, द कल्चर, द पीपल एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एक बात आपको याद रखनी है यहां पे कि मौर्यन एम्पायर के बाद जितने भी एम्पायर्स आए all were loosely based on the Mauryan Empire's administration only। बस नाम चेंज कर दिए गए, ऑफिसर्स काफी सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं। उस समय पे किंग या फिर द एम्परर, जिसको हम राजा या फिर महाराज या फिर सम्राट कहा करते थे, उनका नाम बदल के बस सुल्तान हो गया। द सेंट्रल अथॉरिटी एंड ऑफिसर्स का नाम चेंज कर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। काफी फैक्ट बेस्ड है, जल्दी जल्दी हम एक बार से देख लेते हैं। वजीर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे वहां पे हमें महाअमात्य या फिर अमात्य देखने को मिलते थे अगर हम बात करें मौर्यंस की, या फिर अगर हम बात करें गुप्ताज की। बेस सबका वही है, बस नाम जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। सम्राट की जगह सुल्तान हो गया, अमात्य की जगह वजीर हो गया, बस और कुछ फर्क नहीं है, बस नामों का फर्क हमें देखने को मिलता है। अगर हम चाहे बात करें
दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की, चाहे हम बात करें मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, सब जो है वो बेस किस पे है? अर्थशास्त्र एंड द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले लाने वाले वही थे एंड सबका बेस हमें वही देखने को मिलता है, बस नाम यहां पे चेंज कर दिए गए हैं। वजीर वाज द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट। दीवान ए अरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आर्मी एंड रिक्रूटमेंट के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। बरीद हमें एस्पियनेज या फिर द स्पाई नेटवर्क्स के अंदर देखने को मिलते हैं। एस्पियनेज का हमें इंपॉर्टेंस चाणक्य की अर्थशास्त्र के अंदर भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्रॉनिकल या फिर एक ट्रीटसी हमें देखने को मिलती है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेट क्राफ्ट के अंदर। यहां पर भी बरीद जो हमें देखने को मिलते हैं, बरीद ए मुमालिक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट या फिर द एस्पियनेज डिपार्टमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। सादर उस सुदूर हमें देखने को मिलते हैं रिलीजियस अफेयर्स, मतलब जो भी हमें रिलीजन से रिलेटेड चीजें देखने को मिलती हैं, उसके जो हेड हैं who that was nobody else but the सादर उस सुदूर। एंड आमिर ए कू हमें देखने को मिलते हैं, मिलिट्री हेड जिसको हम सेनापति कहा करते थे, वो हमें यहाँ पे आमिर ए कू जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की थी अबाउट द इक्ताज एंड द इक्तादारी सिस्टम। इक्ताज वर नथिंग एल्स बट द लैंड ग्रांट्स प्रोवाइडेड टू द ऑफिशियल्स, एंड वही लैंड ग्रांट्स जब बड़े दिए जाते थे तो उन पे जो है उन ऑफिशियल्स जिनको वो मिला था, जो इक्तादार हमें देखने को मिलते हैं, उनका रूल हमें उनके ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्हीं इक्ताज पे, उन इक्तादार या फिर मुक्तीज का रूल हमें देखने को मिलता है। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू इक्ताज गवर्नड बाय मुक्तीज और इक्तादार्स। मुक्तीज मेंटेन्ड लॉ एंड ऑर्डर, कलेक्टेड टैक्सेस एंड मेंटेन द ट्रूप्स। इनको जो है वो रिपोर्ट किसको करना होता था? द हाईएस्ट अथॉरिटी द सुल्तान्स। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि हमने मौर्यन टाइम पीरियड में देखा था कि कैसे सुवर्णगिरी, तक्षशिला एटसेट्रा, इस तरह से जो है मौर्यन एम्पायर डिवाइडेड था, एंड वहां पे युवराज या फिर आर्यपुत्र को जो है वो भेजा जाता था रूल करने के लिए एज अ गवर्नर। यहां पे उस गवर्नर का नाम जो है वो चेंज कर दिया गया एंड उनका नाम रख दिया गया इक्तादार या फिर मुक्तीज। इसके बाद जुडिशियल सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है शरिया बेस्ड लीगल सिस्टम। शरिया इज नथिंग बट अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। उसी के ऊपर जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर जो है जुडिशियल सिस्टम चल रहा था। एंड काजी उल कुजात हमें देखने को मिलते हैं, जो कि चीफ जस्टिस, जैसा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारे मेन जस्टिस हेड रहते हैं, उसी तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं काजी उल कुजात को दिल्ली सल्तनत से। डिस्प्यूट्स अमंग नॉन मुस्लिम्स हैंडल्ड वाया लोकल कस्टम्स। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है, स्पेशली ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड फिरोज शाह तुगलक। तो ये हमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर काफी सिमिलर देखने को मिलता है हमारी एंशियंट टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर से, बस नाम चेंज कर दिए गए हैं और कुछ फर्क हमें देखने को नहीं मिलता है। मौर्यंस भी डिवाइडेड ऐसे ही थे, लोकल एंड विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे हमें राजूका टाइप ऑफिसर देखने को मिलते थे। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे वो डिवाइडेड था 4 प्रोविंसेस में, जहां पे हमें सुवर्णगिरी, तक्षशिला एटसेट्रा देखने को मिले। यहां पर उनको जो है रूल करने के लिए युवराज या फिर आर्यपुत्र को भेजा जाता था, यहां पे रूल करने के लिए इक्ताज या फिर मुक्तीज हमें देखने को मिलते हैं। सेंट्रल अथॉरिटी उस समय पे सम्राट के पास, यहां पे सुल्तान के पास। की ऑफिशियल्स नाम चेंज कर दिए गए, अमात्य से वजीर हो गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हमें देखने को मिलता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वजीर कौन थे, दीवाने अरीज कौन थे, आमिर को कौन थे, ये क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो पूछे जाते हैं। खासकर स्टेट पीसीएस के अंदर तो बहुत ज्यादा इनकी डिमांड रहती है इस टाइप के क्वेश्चंस की, चाहे हम मुगल एम्पायर ले लें या फिर हम दिल्ली सल्तनत ले लें। मेडिवियल टाइम पीरियड से जो आपके प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से मोस्ट ऑफ द चांसेस रहते हैं आपके क्वेश्चंस आने के। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत के अंदर। अब अगर आगे बढ़े हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो 2 रूलर्स हमें यहां पे नाम याद रखने हैं, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी इन्हीं के टाइम पीरियड में हमें देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक मेंटेन्ड लार्ज आर्मीज, यूज ऑफ हॉर्स ब्रांडिंग, दाग एंड चेहरा सिस्टम लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रांडिंग यानी कि दाग, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक रॉयल सिंबल, जो कैवलरी के घोड़े होते थे, रॉयल हॉर्सेस, उनके ऊपर लगाया जाता था ताकि हमें डुप्लीकेट हॉर्स कोई जो है आर्मी के अंदर देखने को ना मिले। एंड
मस्टर रोल्स यानी कि चेहरा सिस्टम, जिसके अंदर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन एक पर्टिकुलर सोल्जर का, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से लेके उसके हाइट वेट तक हमें देखने को मिलता है, ताकि कोई बाहर का आदमी आके आर्मी के अंदर इनफिल्ट्रेशन ना कर सके। तो ये सिस्टम्स लेके कौन आए? अलाउद्दीन खिलजी लेके आए थे, नाम याद रखने हैं। लार्ज स्केल यूज ऑफ कैवलरी, घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द मंगोल एम्पायर एज वेल, मंगोल एम्पायर के अंदर भी हमें घोड़ों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है वो देखने को मिलता था, स्पेशली अंडर द रेन्स ऑफ जंगेज खान एंड कुबलई खान। वहां पर भी घोड़े बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते थे और इधर भी हमें घोड़ों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आगे अगर हम बात करें रिलीजन एंड कल्चर के बारे में, सूफीज्म का राइज इस समय पे हमें देखने को मिलता है। भक्ति मूवमेंट हिंदूज के अंदर भी, इन दोनों का ही राइज हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से ही जो है वो देखने को मिलता है। आगे जब हम बात करेंगे विजयनगर के बाद, जब हम आगे बढ़ेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स की तरफ, तब जो है डिटेल के अंदर बात होगी सूफी सिलसिलाज के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलते हैं। द चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, कादरी एंड नक्शबंदी सिलसिलाज हमें देखने को मिलते हैं। दरगाज का जो है हमें इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। भक्ति एंड सूफी हमारा अलग ही टॉपिक यहाँ पे हो जाएगा। कबीर दास के बारे में, रविदास, नामदेव, गुरु नानक जी, ये जो है हमें संस्थापक देखने को मिलते हैं द भक्ति मूवमेंट ऑफ द मेडिवियल टाइम पीरियड की। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा बन जाता है, हमारा एक अलग डिटेल्ड टॉपिक ही है सिलेबस के अंदर, द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। इनका भी राइज हमें देखने को मिलता है कब से? दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड से, जो कि आगे चलता भी है हमारा मुगल्स एंड इवन सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट जो हमें मॉडर्न डे देखने को मिले, मॉडर्न इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश रूल आ गया था भारत में, तो इनका कंटिन्यूएशन आगे तक चलता हुआ हमें दिखाई देता है। सूफीज्म की बात करें, इस्लामिक मिस्टिसिज्म प्रमोटिंग लव, टॉलरेंस एंड डिवोशन। मेजर ऑर्डर्स वाज द चिश्ती सिलसिला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने जो है चिश्ती ऑर्डर की जो है या फिर चिश्ती सिलसिला की जो है वो स्थापना की थी। डिटेल में बात करेंगे, हमारी 2-3 क्लास के बाद ही हमारा टॉपिक जो है वो आ जाएगा। इसके बाद निजामुद्दीन औलिया हमें दिल्ली के अंदर देखने को मिलते हैं, एंड अदर ऑर्डर्स, सुहरावर्दी ऑर्डर, द कादरी ऑर्डर एंड द नक्शबंदी ऑर्डर। नक्शबंदी ऑर्डर या सिलसिला हमें मेनली फॉलो होता हुआ दिखाई देता है आलमगीर औरंगजेब के रेन के दौरान, बिकॉज इट वाज अ वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड स्टॉन्च ऑर्डर, जिसको फॉलो किया करते थे आलमगीर औरंगजेब। 1679 के अंदर औरंगजेब ने जो है म्यूजिक पे बैन लगा दिया एंड जजिया टैक्स वापस से हिंदूज के ऊपर लगाया। सब कुछ क्यों? बिकॉज ही वाज फॉलोइंग द नक्शबंदी ऑर्डर। आगे अगर हम देखें, खानकाज एंड दरगाज इमर्ज्ड एज सोशल सेंटर्स, जैसा कि हमने बात की। भक्ति मूवमेंट्स, सेंट्स लाइक कबीर, रविदास, नामदेव, गुरु नानक एम्फेसाइज्ड इक्वालिटी, डिवोशन एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। सबकी शुरुआत हमें कब देखने को मिली? ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। अलग ही टॉपिक है हमारा, डिटेल के अंदर हम बात करेंगे कुछ क्लासेस के बाद जब हमारा ये टॉपिक आएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आर्किटेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो डोम शेप का आर्किटेक्चर आप यहां पे देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड के टाइम से ही। यूज ऑफ आर्चेस, डोम्स, मिनारेट्स एंड कैलीग्राफी, कैलीग्राफी भी हमें देखने को मिलती है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद द एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। इनके अंदर जो है दीवारों के ऊपर लिखना, दैट वाज कैलीग्राफी, एंड थोड़ा सजा के लिखने को हम कैलीग्राफी जो है वो कहते हैं। कैलीग्राफी का भी राइज हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे ही देखने को मिलता है। कैलीग्राफी जो है वो पेपर के ऊपर भी होती है, कि मतलब वर्ड्स को थोड़ा सा डेकोरेट करके लिखने को हम कैलीग्राफी जो है वो कहते हैं। इसके अलावा आर्चेस, मतलब कि इस शेप का जो हमें देखने को मिलता है, आगे जाके जो डोम्स में कन्वर्ट हो गया, उसको हम आर्चेस कहते हैं। डोम्स, मिनारेट्स एंड कैलीग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आर्किटेक्चर के ये फीचर्स। ब्लेंड ऑफ इस्लामिक एंड इंडियन स्टाइल, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, नगर स्टाइल हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर, द्रविड़ स्टाइल हमें साउथ इंडिया के अंदर, एंड वेसारा स्टाइल हमें, दोनों का फ्यूजन देखने को मिल रहा था एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवियल के टाइम पीरियड में। उन्हीं के साथ फ्यूज हो गया यहाँ पे इस्लामिक कल्चर एंड ट्रेडिशन एज वेल। तो यहाँ पे हमें दोनों का फ्यूजन देखने को मिलता है, कई जगह पे वेसारा एंड इस्लामिक स्टाइल, कई जगह पे द्रविड़ एंड इस्लामिक, एंड बाकी नॉर्थ के अंदर हमें नगर एंड इस्लामिक स्टाइल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। नोटेबल एग्जांपल्स, ऑब्वियसली कुतुब मीनार के बारे में हम बात कर चुके हैं। 1206 में हमें देखने को मिलता है, शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, एंड इट वाज फुल्ली कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। उसके बाद कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हमें देखने को मिलता है, अलई दरवाजा हमें देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद तुगलकाबाद का फोर्ट, फिरोज शाह कोटला एंड
लोदीज टॉम्स, जो कि हमें देखने को मिलते हैं लोदी डायनेस्टी के रूलर्स के, एंड यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल, दो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो हमें इस टाइम पीरियड पे यूज होते हुए दिखते हैं, जो आगे भी ड्यूरिंग द रेन्स ऑफ स्पेशली जहांगीर एंड शाहजहां हमें देखने को मिलता है। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल का यूज बहुत ज्यादा आगे भी किया गया, एंड शुरुआत कहां से हुई, हमारी दिल्ली सल्तनत के मॉन्यूमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है शुरुआत हुई थी रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल मटेरियल्स की। अब आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर एंड लैंग्वेज सोर्सेज के अंदर हम पहले ही बात कर चुके हैं कौन कौन सी मेन चीजें हमें देखने को मिली। एक स्कॉलर का नाम यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेम्ड आमिर खुसरो, ऑल्सो कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया। पर्शियन वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारा है प्रीलिम्स के लिए कि कौन सी इनकी ऑफिशियल कोर्ट लैंग्वेज थी, दैट वाज पर्शियन और फारसी लैंग्वेज। आमिर खुसरो, नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, wrote in Persian and Hindvi and introduced new musical styles like कव्वाली, तराना एंड ख्याल। ये सब कुछ हमें चिश्ती सिलसिला के अंदर जो है वो फॉलो होते हुए दिखाई देते हैं आमिर खुसरो के ये म्यूजिकल स्टाइल्स। इसके अलावा जियाउद्दीन बरानी हमें देखने को मिलते हैं, हिस्टोरियन एंड पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब हमें देखने को मिलती है तारीख फिरोज शाही, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तुगलक डायनेस्टी के दौरान जो है फिरोज शाह तुगलक के रूल के दौरान इन्होंने ये किताब लिखी थी, एंड बाकी जो पुराने सुल्तान साहे उनके भी डिस्क्रिप्शंस हमें इनके वर्क्स में देखने को मिलते हैं। आमिर खुसरो की बात करें, ही वाज इन द कोर्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। उनके जो है खास करके द सीज ऑफ रणथंबोर एंड द सीज ऑफ चित्तौड़गढ़, उसके बारे में आमिर खुसरो ने बहुत ज्यादा एक डिटेल्ड अकाउंट जो है अपनी किताबों के अंदर दिया है। तो ये दो स्कॉलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जियाउद्दीन बरानी एंड आमिर खुसरो। बाकियों के बारे में भी बात कर चुके हैं, हसन निजामी के बारे में, मिनहाज उस सिराज एंड याहिया बिन अहमद सिरहिंदी, इनकी जो है वर्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस टाइम पीरियड के बीच में। आगे अगर हम देखें, द डिक्लाइन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, इसके बारे में जो है पहले भी हम बात कर चुके हैं। मेनली जो डिक्लाइन असली शुरू हुआ था वो आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तैमूर 1398 के बाद से हमें देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असली इन्वेजन मतलब असली जो डिक्लाइन है तभी शुरू हुआ था, बट जो पूरा असली तरीके से मतलब कि इसको हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से खत्म हुआ, वो खत्म होता है हमारा 1526 आफ्टर द इन्वेजन ऑफ बाबर एंड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर। Taimur's invasion devastated the region of Delhi in 1398 and it also became a reason for the fall of the Tughlaq dynasty in 1414। बस 16 साल के बाद ही तुगलक डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स लाइक जौनपुर, बंगाल, मालवा एंड गुजरात, ये चार बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल किंगडम्स हमें देखने को मिलते हैं। बात करेंगे इनके बारे में, विजयनगर एंड बहामानी किंगडम्स की जब हम बात कर लेंगे उसके बाद हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अलग ही टॉपिक है हमारा, राइज ऑफ प्रोविंशियल किंगडम्स आफ्टर द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद वीक सक्सेसर्स ऑब्वियसली हमें देखने को मिलता है किसी भी बड़े डायनेस्टी या फिर सल्तनत के अंदर फॉल का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है वीक सक्सेसर्स, इंटरनल स्ट्राइफ्स, आउटर इन्वेजन्स, इन्हीं के आसपास जो है सारी कहानी घूमती रहती है। इंटरनल रिबेलियंस एंड डिसकंटेंट एंड बाबर्स इन्वेजन इन 1526 ended the sultanate for full and final. This was the final nail in the coffin of the Delhi Sultanate। तो ये जो है हमारा पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दो पार्ट्स में जो है हमने बात की है इसके बारे में। पहले इससे पिछली जो हमारी क्लास थी दैट वाज ऑन द फर्स्ट 3 sultanates और द डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत, नेमली द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजीज एंड द तुगलक्स। आज हमने बात की सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी के बारे में, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द कल्चर, द पीपल, द आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके बाद अगली क्लास में जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे अबाउट द विजयनगर एंड द बहामानी किंगडम्स। नॉर्थ इंडिया का तो हमने देख लिया, दिल्ली सल्तनत के अंदर मेनली जो हमें देखने को मिला वो था नॉर्थ इंडिया का पार्ट। अगर हम कुछ टाइम अलाउद्दीन खिलजी का एंड थोड़ा टाइम अगर हम तुगलक डायनेस्टी का छोड़ दें तो साउथ इंडिया जो है वो अलग पेस पे जो है वो आगे बढ़ रहा था। मेनली नॉर्थ इंडिया के ऊपर मेन फोकस हमें दिल्ली सल्तनत का देखने को मिलता है। साउथ में उस समय पे दो किंगडम्स विजयनगर एंड बहामानी, इनका राइज हमें जो है वो देखने को मिलता है। बहामानी वाज अ ऑफशूट ऑफ द दिल्ली सल्तनत ओनली, बट विजयनगर एक काफी इंपॉर्टेंट हिंदू किंगडम हमें देखने को मिलता है। इन दोनों के ही बारे में अगली क्लास के अंदर जो है हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। शुक्रिया।